जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट मैनेजर के बारे में। आप चाहे किसी भी बैंक की बात कर लो, चाहे एसबीआई की बात कर लो, चाहे आरबीआई की कर लो, चाहे एयू की कर लो, चाहे पीएनबी की कर लो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे कैनरा हो, चाहे फिर कोई सा भी बैंक हो, हर एक बैंक में एक असिस्टेंट मैनेजर होता है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो असिस्टेंट मैनेजर है वो कैसे बनते हैं, असिस्टेंट मैनेजर का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, मतलब इनको काम क्या करना होता है, असिस्टेंट मैनेजर का वर्कलोड कितना होता है, यदि असिस्टेंट मैनेजर बन जाए किसी भी बैंक में तो पहले महीने की सैलरी कितनी मिलेगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से सिस्टमेटिक वे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए यदि आप असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हो। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से मैं जो भी वीडियो यहाँ पर लाता रहूँ वो आपको हर एक वीडियो मिलता रहे। मेरा नाम अजय शर्मा है और ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। और अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन चाहिए। अब आपने चाहे ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, जैसे आपने बीएससी कर रखा हो, चाहे बीए कर रखा हो, चाहे बीकॉम कर रखा हो, चाहे बीबीए कर रखा हो, चाहे बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, चाहे बीटेक कर रखा हो, आप यहाँ पर एलिजिबल हो। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो। यहाँ पर परसेंटेज का क्राइटेरिया है। यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। यदि आपके इससे कम मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपको अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसका भी अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन को लेकर। अब हम एज लिमिट क्या क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करें। यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 43 साल होनी चाहिए। और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 45 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम एज का क्राइटेरिया था जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कम से कम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों की ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, ओबीसी वालों की ज़्यादा से ज़्यादा 43 साल, एससी एसटी वालों की ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल होनी चाहिए। फोरम फीस के बारे में डिस्कस करें। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस 1000 रुपये रहती है और एससी एसटी कैटेगरी वालों की फीस यहाँ पर 850 रुपये रहती है। बाकी ये बदलती भी रहती है, ये डिपेंड करता है कि किस बैंक से असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है, तो ये बैंक टू बैंक बदलती भी रहती है। उसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर का, कि यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। देखो, असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसीजर वो बिल्कुल सिंपल सा है, 2 स्टेपों का है। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। जैसे आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। यदि आप इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट या फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपके रिटन एग्जाम और आपके इंटरव्यू इन दोनों के मार्क्स के बेस पर बनेगी। ठीक है, ये इसका एक सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसीजर था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है।
आपका जो यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बैंक टू बैंक बदलता रहता है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट ये लगभग बराबर रहता है, कुछ कुछ कंडीशन होती हैं जो बैंक वाइज ये बदल जाता है, बाकी ऑलमोस्ट सभी के सभी बैंकों में ये बिल्कुल एक समान सा ही रहता है, ठीक है। चाहे आप किसी भी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करो, ऑलमोस्ट ये जो सिलेक्शन प्रोसेस तो बिल्कुल 100% सेम रहता है, और बाकी ये जो रिटन एग्जाम का स्ट्रक्चर है वो भी लगभग सेम ही रहता है सभी बैंकों में। देखो टोटल रिटन एग्जाम में 160 क्वेश्चन आते हैं 160 नंबर के, ठीक है। पेपर के टोटल 4 सेशन आते हैं। इन 4 सेशनों को आपको टोटल 120 मिनट में कंप्लीट करना होता है। अब इसके 4 सेशन देखो, फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑन क्रेडिट कोऑपरेटिव के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, जिनको आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, जिनको आपको 30 मिनट में कंप्लीट करना होगा। रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जिनको आपको 35 मिनट में कंप्लीट करना होगा। वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जिनको आपको 35 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इस तरीके से 160 क्वेश्चन आएंगे 160 नंबर के, जिनको टोटल 120 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ध्यान रखना यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये सेशन वाइज भी टाइम है, ठीक है। ये यहाँ पर अलग है अदर एग्जामों की तुलना में। तो ये इसका एक सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसीजर था जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम डिस्कस करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, सॉरी, जो असिस्टेंट मैनेजर होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं। देखो असिस्टेंट मैनेजर होता है वो मैनेजर से जस्ट नीचे काम करता है। यदि आप किसी ब्रांच में जाते हो, किसी भी बैंक के ब्रांच में, तो वहां पर सबसे टॉप पोस्ट होती है मैनेजर की, और मैनेजर के नीचे काम करता है असिस्टेंट मैनेजर। जो असिस्टेंट मैनेजर है वो मैनेजर के अंडर में रहकर काम करता है, ठीक है। पूरी जो ब्रांच है उसको सही ढंग से संभालने का काम करता है वो, ठीक है। तो जो ब्रांच है, ब्रांच में जो स्टाफ है उसको सही ढंग से काम देना, उसके उनके कामों को चेक करना कि जो वहां पर स्टाफ लगा हुआ है वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहां उस ब्रांच के काम से क्या वहां का जो कस्टमर वो सेटिस्फाई है या नहीं है, ठीक है। स्टाफ और कस्टमर की जितनी भी क्यूरीज हैं, हर एक कैंडिडेट की क्यूरी को वो क्या करता है, रिसॉल्व करता है, ठीक है। जिस दिन मैनेजर एब्सेंट रहता है तो उस स्थिति में जो असिस्टेंट मैनेजर है वो मैनेजर की भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनको मैंने यहाँ पर लिखा है, जिनको आप देख सकते हो। बाकी मोटा मोटा मैंने समझा दिया कि जो असिस्टेंट मैनेजर है वो एक तरीके से मैनेजर के रूप में ही काम करता है, ठीक है। मैनेजर एब्सेंट है तो कंप्लीटली वो मैनेजर के तौर पर काम करता है, इसके अलावा पूरी ब्रांच को संभालने का काम करता है। तो ओवरऑल जो असिस्टेंट मैनेजर है उसके ऊपर बहुत अच्छा खासा वर्कलोड रहता है। लीज विद द बैंक मैनेजर टू एसरेंट द प्रायोरिटी वर्कलोड ऑन एनी गिवन डे, लीड शिफ्ट of cashier, teller and other banking personnel in the absence of the bank manager, ठीक है। जब बैंक मैनेजर एब्सेंट है तो उस स्थिति में जो कैशियर है, जो टेलर है, जो अदर बैंकिंग पर्सनल इश्यूज है, उन सभी को संभालना, ठीक है। यदि बैंक मैनेजर एब्सेंट है तो उस स्थिति में ब्रांच को ओपन करना, ब्रांच को क्लोज करने का काम भी असिस्टेंट बैंक मैनेजर ही करता है, ठीक है। और क्रिएटिंग द रोटा एंड शेड्यूल फॉर वेरियस टीम मेंबर टू एंश्योर इनफ कवर इन ऑलवेज पैलेस। इसके अलावा जो जैसे किसी भी ब्रांच में कोई नया स्टाफ हायर करना है, ठीक है, तो इस स्थिति में भी नए स्टाफ का इंटरव्यू लेना, उसको सही ढंग से गाइड करना, उसको सही ढंग से ट्रेनिंग लेना, उसको सेलेक्ट करना, ये सारा काम भी असिस्टेंट मैनेजर ही करता है मैनेजर के अंडर में रहकर। इसके अलावा बैंक से रिलेटेड जितने भी इश्यू है, चाहे वो टेक्निकल इश्यू हो उनको रिसॉल्व करने का, वो चाहे स्टाफ से रिलेटेड इश्यू हो उनको रिसॉल्व करने का, कस्टमर से रिलेटेड इश्यूज हो उन सभी को रिसॉल्व करने का काम कौन करता है, ओवरऑल असिस्टेंट मैनेजर ही करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना असिस्टेंट मैनेजर का जो काम होता है थोड़ा सा ज्यादा वर्कलोड रहता है उनके पास। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में कि यदि हम किसी बैंक के ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं तो हमें वहां पर कितनी सैलरी मिलेगी। सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाला टॉपिक है। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम डिस्कस करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी के बारे में। देखो ग्रेड ए की नौकरी होती है, लेवल 12 में भी आती है, बेसिक पे इनका 42,900 रुपये रहता है। यहाँ पर हम जितने भी अलाउंस कैलकुलेट करेंगे फिलहाल 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। यदि आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो तो आपका पहला महीने का जो बेसिक पे है वो 42,900 रुपये रहेगा। फिलहाल में डीए की रेट 42% है। 42% के अकॉर्डिंग यदि डीए कैलकुलेट करते हैं तो 19,734 रुपए का डीए बन जाता है। एचआरए एचआरए 3 कैटेगरी में मिलता है, 9%, 18%, 27%। यदि आप मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में आपकी ज्वाइनिंग रहती है तो आपको 27% एचआरए मिलेगा। यदि आपकी बैंक ब्रांच गांव में है तो आपको 9% एचआरए मिलेगा, और यदि किसी बीच के सिटी में है तो आपका जो एचआरए वो 18% रहेगा। हमने यहाँ पर 27% के अकॉर्डिंग एचआरए कैलकुलेट किया है 11,583 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको 3600 रुपये मिलेंगे, स्पेशल अलाउंस के आपको 3600 रुपये मिलेंगे, और अदर अलाउंस के तौर पर आपको 1000 रुपये और मिलेंगे। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 82,417 रुपये। कितनी बनेगी? 82,417 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। अब इसमें कुछ कटौती होंगी, जैसे प्रोफेशनल टैक्स के 200 रुपये कट जाएंगे, एनपीएस के 6,263 रुपये कट जाएंगे। तो टोटली कुल मिलाकर डिडक्शन हो जाएगा आपका 6463 रुपये। ठीक है, इसके अलावा आपके एक दो डिडक्शन और होंगे, वो सीजीई जीआईएस का डिडक्शन होगा इस तरीके से। इसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। कुछ बैंक हैं जो यहाँ पर मेडिकल अलाउंस भी दे देते हैं, कुछ बैंक हैं जो मेडिकल फैसिलिटी के तौर पर कुछ डिडक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर आपका इनकम टैक्स भी कटेगा। इनकम टैक्स को हमने यहाँ पर नहीं इंडिकेट किया क्योंकि इनकम टैक्स कितना कटेगा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि प्रॉपर वे में पूरा इनकम टैक्स कोई नहीं कटवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनकम टैक्स डिडक्शन को शामिल नहीं किया है। तो टोटली कुल मिलाकर आपकी नेट सैलरी बनेगी पहले महीने की 75,954 रुपए। ठीक है, तो पहले महीने की आपकी नेट सैलरी बनती है 75,954 रुपए। यदि आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं किसी भी बैंक में, एक बहुत अच्छी खासी सैलरी है। सैलरी में इंक्रीजमेंट भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। आपका जो सैलरी में इंक्रीजमेंट है वो दो तरीके से होता है हर साल। पहला, बेसिक पे आपका हर साल 3% बढ़ता जाएगा। डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरा जून जुलाई पे। ये कितना बढ़ेगा डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज 5% से 7% के बीच में हर बार डीए बढ़ता है। एचआरए भी बढ़ेगा लेकिन इसके लिए अलग से स्लैब बनी हुई है। तो इस तरीके से असिस्टेंट मैनेजर के संबंध में संपूर्ण जानकारी थी। अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर डिस्कस करें। हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ एक बार जरूर शेयर करें।